वेलकम टू सार्थक क्लासेज। सार्थक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री का टॉपिक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता चूज किए हैं। देखिए, हिस्ट्री को क्या बोला जाता है? इतिहास भी बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। देखिए, हिस्ट्री के बारे में आप लोग जाने होंगे कि हिस्ट्री के पिता कौन से हैं। तो हिस्ट्री के पिता आपके हैं, पिता बोला जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। इसके बारे में सबको जानकारी होगा, या नहीं जानकारी है तो इसको याद रखिए। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता, किसी भी सभ्यता का क्या होता है? काल होता है, उसका समय पीरियड होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का 2350 से 1750 बीसी मान्यता काल है। और ये आपका कार्बन 14 पद्धति से भी है, कार्बन 14 पद्धति से है। और सबसे मान्यता, सर्वाधिक मान्यता मिली है इसको, सर्वाधिक मान्यता। अब देखिए, 2350 से 1750 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले ही उसका मतलब समय काल निर्धारित किया गया है। अब देखिए, सबसे पहला बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ही क्यों नाम पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसलिए नाम पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हम लोग जो भारत क्षेत्र है, पूरा भारत क्षेत्र में, मैप पे नजर दीजिए, पूरा भारत क्षेत्र है, पूरा उसके बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बीचों बीच से क्या जाती है? सिंधु नदी जाती है, सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी के किनारे ही बहुत सारा साइट मिला है, मतलब इधर मिला है, इधर मिला है, बहुत सारा सिंधु नदी के किनारे ही मिला है। इसीलिए सिंधु नदी के किनारे होने के वजह से बहुत सारा साइट आपको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। अब बात है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्यों नाम पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा कि सबसे पहले जो खुदाई हुआ या सबसे पहले जो स्थल मिला वो हड़प्पा में हुआ। सबसे पहले खुदाई हुआ वो हड़प्पा में हुआ, हड़प्पा क्षेत्र में, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अब देखिए, इसका एक और नाम है जो सबसे प्रचलित है, कंपटीशन में आपका पूछता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो देखिए, कांस्ययुगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। अब सोचने वाली बात है कि कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं इसको? तो कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि भारत में सबसे पहले कांसा का प्रयोग कहाँ पे हुआ? इसी सभ्यता के अंदर, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। जैसे देखिए, कांसा का पहली बार प्रयोग हुआ, पहली बार प्रयोग। तो कांसा कैसे बनता है? अब सोचने वाली बात है। तो देखिए, कांसा आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि कांसा जो है तांबा और टीन से बनता है। किससे बनता है? तांबा और टीन से बनता है, तांबा और टीन से बनता है। अब इसमें देखिए, जानने का चीज है कि तांबा कहाँ से आता था, टीन कहाँ से आता था, ऐसा हम आगे क्लास में देखेंगे। अब देखिए, इतना तो हम लोग समझ गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का 3 नाम हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग नाम समझ गए, इसका हम ईस्वी समझ गए। अब देखिए क्या बोला जाता है कि अब इसका खुदाई कैसे हुआ, कहने का मतलब इसके बारे में हम लोग को पता कैसे चला। तो इसके बारे में सबसे पहले देखिए, इसके खुदाई से संबंधित जानकारी जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक देखिए, भारत में क्या हुआ था कि भारत में 200 साल अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारत को क्या बना के रखे थे? औपनिवेशिक उपनिवेश बना के रखे थे। भारत क्या था? उन लोगों का उपनिवेश था। उपनिवेश कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये लोग अपना राज चलाते थे और यहाँ से धन इकट्ठा करके अपने घर ले जाते थे। जैसे इंग्लैंड में, इंग्लैंड उन लोगों का घर था, ब्रिटेन लोगों का ब्रिटेन था। तो देखिए, इसी में क्या हुआ कि चार्ल्स मेसन थे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या हुआ कि औपनिवेशिक काल में भारत में वो लोग चाहते थे कि सामान को इधर से उधर, इसके बारे में आप लोग सुन चुके होंगे कि भारत में सामान को
कच्चा माल जो होता है आयात करते थे यहाँ से, और इंग्लैंड में मैनचेस्टर वगैरह से, लिचेस्टर मैनचेस्टर वगैरह जो है ना, वहाँ से वो लोग बना बनाया सामान लाके बेचते थे भारत में। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे कि सामान को, कच्चे माल को पहुँचाना, ले जाना, ले आना, इसके लिए सबसे पहले वो लोग क्या रेल का खुदाई का प्रोग्राम बनाया कि भारत में क्या होना चाहिए, रेल बिछना चाहिए। क्योंकि देखिए 1750 से ही औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुआ तो औद्योगिक क्रांति के बाद टेक्निकल युग आ गया। कहने का मतलब पूरा उद्योग साधन वगैरह आ गया, वाष्प इंजन, स्टीम इंजन सब बनने लगा। स्टीम इंजन, वाष्प इंजन दोनों एक ही चीज़ है। तो इसी में भारत में क्या हुआ कि दोनों मतलब अंग्रेज लोग चाहें कि हम लोग यहाँ रेल का विकास करें। तो रेल का विकास करने में क्या होता है कि सबसे पहले उसका मिट्टी का खुदाई होता है। ये सब चीज़ पुरातत्व विभाग से रिलेटेड है, करने वाला उसका खुदाई होता है, जांच होता है कि कहाँ पे रेल बिछेगा, कहाँ पे रेल पटरी बिछेगा। तो उसी में क्या हुआ कि अंग्रेज लोग सोचे कि उसको बिछाना है। तो इसी में चार्ल्स मेसन थे 1826 ईस्वी में। तो सबसे पहले खुदाई जो हुआ उसमें सबसे पहले टीला देखे। चार्ल्स मेसन क्या देखे, टीला देखे। लेकिन उनका बात को कोई उतना वैल्यू नहीं दिया, पुरातात्विक का उतना साधन नहीं था, नया नया औद्योगिक क्रांति हुआ था भारत में, तो इसीलिए इनका बात को उतना नहीं दिया गया। लेकिन अंग्रेजों के मन में था कि हम लोग इसके बारे में क्या करें, और भी जानकारी प्राप्त करें, और भी जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि उस समय जो था, उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब की सभ्यता की भी खोज हो रही थी और कुछ कुछ जानकारी प्राप्त हो रही थी। तो इसीलिए अंग्रेज गवर्नर जनरल ने, उस समय तो वायसराय आ गए थे, तो कनिंघम को पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण कर्ता बनाया गया। पुरातत्व विभाग का जिम्मेदारी कनिंघम को सौंपा गया 1559 से 60 ईस्वी में, 1559 से 60 ईस्वी में। और वही सबसे पहले सर्वेक्षण किए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ कि सर्वेक्षण किए। उसके बाद दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, इसके बारे में हम थोड़ा लिख देते हैं आप लोग को। कनिंघम सबसे पहले सर्वेक्षण करता हुए खुदाई हुआ। उसके बाद जॉन मार्शल की, देखिए जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की। कौन? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उसके बाद ही क्या हुआ कि भारत में पता चला। और सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ पे घड़ा मिला। क्या मिला? घड़ा मिला। और जो घड़ा का सर्वेक्षण किया गया पुरातात्विक, आप लोग को तो पता होगा केमिस्ट्री में कार्बन 14 पत्ती बताए हैं, सर्वाधिक मान्यता काल वहाँ पे है। तो कार्बन 14 पत्ती से देखा गया कि इसका काल जो है घड़े का 2350 से 1750 ईस्वी देखा गया। तो अब सब लोग सोचने लगे कि नहीं, इसका मैच कर रहा है इस ईस्वी से। तो क्या हुआ कि इसको माना गया कि इस पीरियड से है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कांसा का पहली बार प्रयोग हुआ। क्या हुआ? कांसा का पहली बार। इसमें हम देखिए, हम लोग क्या बोले थे कि कनिंघम ने 1859 से 60 ईस्वी में सबसे पहले क्या सर्वेक्षण किया। लेकिन वहाँ पे मिला, बहुत चीज़ मिला। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देखें कि समय बीतता गया, सर्वेक्षण होता गया। उसके बाद जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज की इसीलिए ना हम लोग नाम इसका रखे हैं हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, इतना तो हो गया कि कैसे खुदाई हुआ, और दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की। अब उसके बाद क्या हुआ कि पूरा रिसर्च होने लगा। जब 1921 में जब हो गया, एक चीज़ मिल गया, तो पूरा भारत में देखा गया कि हम लोग क्या देखने लगे कि इसका और भी साइट कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, इसमें बहुत सारा साइट है, छोटा छोटा, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण साइट को पढ़ेंगे। और इसमें देखिए, सबसे पहला हम विशेषता के बारे में पढ़ते हैं आप लोगों से। तो विशेषता में है कि कांसा का पहली बार प्रयोग हुआ। अभी बताए थे कांस्ययुगीन सभ्यता है, तो इस सभ्यता में कांसा का सिक्का वगैरह मिला पहली बार, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि तांबा और टीन का
क्या हुआ, तांबा और टीन के मिलने से बनता था। तो तांबा जो आपका आता था राजस्थान के खेतड़ी से आता था, राजस्थान के खेतड़ी से आता था, राजस्थान यहाँ लिख दिए, और बलूचिस्तान से आता था। कहाँ से आता था, बलूचिस्तान से आता था। और टीन जो आपका आता था, टीन आता था ईरान से, ईरान से, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आता था। कहाँ से आता था, टीन से, और टीन और तांबा कहाँ से आता था, तांबा आता था खेतड़ी से और बलूचिस्तान से, टीन आता था ईरान से और अफगानिस्तान से। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। इससे क्या पता चलता है कि ईरान से और अफगानिस्तान से जब टीन लाएंगे तो बाहर क्षेत्र है, जैसे देखिए यहाँ पाकिस्तान है तो बाहर क्षेत्र ही ना है, यहाँ से आगे अफगानिस्तान पड़ेगा, उसके बाद ईरान पड़ेगा, तो ये लोग भारत से क्या है, बाहर क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये लोग व्यापार भी करते थे, तो व्यापार का भी सबूत इससे मिलता है। अब देखिए हम लोग इसका विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कांसा का पहली बार प्रयोग हो गया, कांसा का पहली बार प्रयोग। अब देखिए पहली बार तकनीकी ज्ञान का पता चला। अब इसके बारे में कैसे है कि तकनीकी ज्ञान का कैसे हम देखेंगे कि तांबा और टीन को क्या किया गया है, मिलाया गया है, तांबा और टीन को मिलाया गया है। पहले इसके बारे में किसी को नहीं पता था। मिश्र धातु का नाम हम लोग सुने हैं कि दो चीजों को मिलाने से क्या बनता है, एक नया धातु मिश्र धातु बनता है। तो कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिलाए होंगे तभी ना बना, तकनीकी ज्ञान का पता चलता है। अब देखिए मनुष्य पढ़ना लिखना सीखा। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यहाँ पे जो लिपि मिली है, ये मिली है कैसी, बेस्त्रोफेदन लिपि। कहने का मतलब लिपि है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा जो इतिहास लिखा है पूरा तात्विक तरीके से लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि उसका लिपि मिला और पढ़ा गया है। जैसे बाद के काल में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे आपका मुगल काल है, फिर आपका आता है दिल्ली सल्तनत या अंग्रेजों का जो काल है, बहुत सारा काल है, उसमें क्या है कि लिपि मिली है, उससे रिसर्च कर करके, लेकिन इसका लिपि नहीं मिली। बेस्त्रोफेदन लिपि है लेकिन उसको पढ़ ही नहीं जा सकी। इसलिए क्या बोलता है आदमी कि मनुष्य पढ़ना लिखना सीखा। और इसमें प्रथम नगरीकरण की भी शुरुआत हुई। प्रथम नगरीकरण इसलिए बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब देखा गया तो रिसर्च किया, क्या हुआ कि अंदर खुदाई हुआ तो बहुत सारा बड़ा बड़ा महल का मतलब आकार का मिला, क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा महल, बहुत बड़ा बड़ा अन्नागार, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, 6 क्लास 7 क्लास में भी ये सब पढ़े होंगे। तो प्रथम नगरीकरण की शुरुआत देखा गया, बड़ा बड़ा महल, बड़ा बड़ा स्नानागार, एक नगरी सभ्यता थी, व्यापार का भी था वहाँ पे। तो देखिए इसीलिए बोला जाता है इसका विशेषता में प्रथम नगरीकरण की शुरुआत हुई। और द्वितीय नगरीकरण बोला जाता है भारत में। प्रथम नगरीकरण कब बोले, 2350 से 1600 BC। और यहाँ पे अगर हम साइड में लिख दें, इसको नोट में लिख दीजिए कि द्वितीय नगरीकरण जो है भारत में, मतलब सेकेंड नगरीकरण, सेकेंड नगरीकरण आपका 600 BC जो है, जिसको क्या बोला जाता है, सूत्रकाल। जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसमें आपको चर्चा करेंगे। तो 600 BC क्या है, सूत्रकाल है। तो सूत्रकाल में सेकेंड नगरीकरण की चर्चा है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे बड़े बड़े महल वगैरह मिले, बड़े बड़े घर मिले, तो इसलिए बोला जाता है कि सेकेंड नगरीकरण, इसको बोला जाता है प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका विस्तार क्षेत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विस्तार क्षेत्र, कि भारत में जितने भी साइट मिले तो उन लोगों, वहाँ पे साइट जो है कहाँ से कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम ऊपर डिस्कस किए थे कि सिंधु नदी बहती है भारत और पाकिस्तान के बीच से। तो भारत और पाकिस्तान से के बीच से बहती, मतलब पाकिस्तान के बीच से बहती है, तो वहाँ पे साइट बहुत सारा मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले साइट जो था हड़प्पा मिला था, मेरा हड़प्पा साइट मिला था। तो भारत के पाकिस्तान क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र और भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, 3 ही देश में इसका टोटल साइट मिला है। अब देखिए इसका, देखिए चौहद्दी क्या है, इसको पूछता है एग्जाम में बहुत, कि पहले नॉर्थ में मांडा पड़ता है, साउथ में पड़ता है दैमाबाद सबसे दक्षिणी, उसके बाद है आपका वेस्ट मतलब पश्चिम में सुतका गेंडोर पड़ता है, और सबसे पूर्वी क्षेत्र में आलमगीरपुर पड़ता है। तो देखिए मांडा जो है इसका जिला अखनूर है, जम्मू कश्मीर में। नदी है चिनाब, चिनाब नदी बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी नदी हिंडन मेरठ जिला में,
और सबसे दक्षिण में है आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में, नदी परवरा नदी और गोदावरी नदी का सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं आपको, गोदावरी की सहायक नदी, समझ जाइएगा, समझ गए हैं, समझिए इसको। और सुतका गेंडोर जो है उसका दास्त नदी है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान। भारत में क्या है, राज्य बोला जाता है और पाकिस्तान में प्रांत बोला जाता है, क्योंकि वहाँ संख्या भी कम है, शायद 4 या 5 है, इसके बारे में देख लीजिएगा। सुतका गेंडोर। और भारत का सबसे पश्चिमी छोर है तो देसलपुर है। पूछता है एग्जाम में कि भारत का सबसे पश्चिमी छोर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो देसलपुर गुजरात में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बीपीएससी हो चाहे दरोगा वगैरह, इस समय तो बहुत सारा क्वेश्चन में आया है। तो देखिए देसलपुर आपका गुजरात में। तो भारत में टोटल जितना क्षेत्र है तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो गया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, इधर तक आ गया कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र आ गया, नॉर्थ पश्चिम। उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर का भी क्षेत्र है, मांडा, इधर भी बहुत सारा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बनवाली, आपका बनवाली है, रोपड़ है, सब क्या है, उत्तरी क्षेत्र है। फिर उसका मध्य दक्षिण में, मध्य दक्षिण मतलब क्या, गुजरात का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये सब क्या आता है, मध्य दक्षिण में आता है। तो इसलिए गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट है भारत में, समझ गए हैं। अब देखिए इसका आकार बोला जाता है, बहुत क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार, अब सोचने वाली बात है कि क्यों बोला जाता है त्रिभुजाकार। तो देखिए इसका चौहद्दी जो बोले, मांडा से लेके दैमाबाद तक उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, और इधर कितना है, ईस्ट से ले लीजिए, आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर तक। तो आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर तक है। तो देखिए यहाँ से तो बना रहा है पूरा, क्या यहाँ से बनाया ऐसे और इसको मिला दिए, और इसको जो है बहुत पास में है, इसलिए इसका गोलाई बना दिए, क्या बना दिए, गोल बना दिए। और इसको माना गया है कि ये त्रिभुजाकार है, एक तरह से क्या है, त्रिभुजाकार है। आपको लगेगा कि चतुर्भुजाकार है, लेकिन चतुर्भुजाकार नहीं है, क्योंकि वहाँ का साइड जो है बहुत नज़दीक है, इसीलिए इसका क्षेत्र क्या हो गया, त्रिभुजाकार हो गया। अब देखिए आप लोग, इसमें इतना ही था। आप लोग कॉपी पेन निकाल ही के बैठिए कुछ भी लिखने से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। बस आप एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा, और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना के आप आ जाइएगा, ठीक है। अब इसमें